आज हम क्लास 12 के फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट में कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो नियम है उसे हम कूलम्स लॉ के रूप में जानते हैं। इसे कूलम्स ने दिया था। कूलम फ्रेंच मिलिट्री में इंजीनियर थे और फिजिसिस्ट थे। उनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम था। उनका जो ड्यूरेशन है वो 14 जून 1736 से लेकर के 23 अगस्त 1806 तक था। उन्होंने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स तथा दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाले फोर्स पर काम किया, लेकिन दोनों तरह के फोर्सेस में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए वो ये नहीं बता पाए। उन्हें दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए जो फार्मूला उन्होंने दिया, जो कॉन्सेप्ट दिया, जो लॉ दिया, उसी से उनको जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर इस लॉ को कूलम्स लॉ भी कहा जाता है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में भी काम किया है। तो इस तरह से कूलम्स एक महान वैज्ञानिक थे और आज उन्हीं के द्वारा दिए गए कूलम्स लॉ पे बात करते हैं, जो हमें यह बताता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा। कूलम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ये लॉ बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दो वर्ड जोड़े गए हैं यहाँ पे। क्यों जोड़े गए हैं? क्योंकि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional, directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, उसका जो मैग्नीट्यूड है वह दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म अभी हम देखेंगे। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, जो चार्ज बॉडीज उनके बीच में लगता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, कूलॉम फोर्स कहते हैं या कोलंबियन फोर्स भी कहते हैं। मान लीजिए कि दो चार्जेस हमारे पास हैं, यहाँ पे ये भी प्लस है, ये प्लस है, तो इस केस में दोनों के बीच में रिपल्सन काम करेगा। दोनों बीच क्या करेगा? रिपल्सन, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है। इसी तरह मान लें कि दोनों हमारे क्या है? माइनस चार्ज है। दोनों कैसे? माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे भी दोनों का नेचर एक जैसा है, इसलिए उनके बीच में रिपल्सन काम कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का नेचर क्या है? अपोजिट नेचर का है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह से ये जो फोर्स हो सकता है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। मान लिया कि दो चार्ज हैं और उन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो जैसा कि आप देख सकते हैं स्मॉल आर है। दो चार्जेस हमारे पास Q1 Q2 है जिनका नेचर एक जैसा है। अब हम यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो मैथमेटिकली अगर देखें तो कूलम्स लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच में, वह उनके जो चार्ज होंगे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो फोर्स होगा वह उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
और इन दोनों को मिलाने से हमें एक थर्ड इक्वेशन मिलता है। यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हमने यहाँ के रख दिया। इस तरह से हमें जो कूलम्ब्स लॉ है उसका मैथमेटिकल फॉर्म मिल जाता है। ये कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ पर के को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वह मीडियम पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पर डिपेंड करती है। लेकिन वैक्यूम के लिए अगर इसकी बात करें तो एसआई सिस्टम में इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो के की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। पूरा का पूरा जो के होता है, जहाँ पे एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर थी, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है सिर्फ 1 होती है। अगर सीजीएस सिस्टम का यूज करते हैं तो जो कूलम कांस्टेंट है उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/4πε0, जहाँ पे ε0 को हम परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना, किसी चीज़ को अलाउ करना। यहाँ पे एक मिसनोमर है, उल्टा कहा जाता है कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो फोर्स कम हो जाता है, वो परमिट नहीं करता है, बाकी वो उसको अलाउ ही नहीं करता है। तो इस तरह से एक उल्टा एक हम कह सकते हैं गलत नाम दिया गया है, लेकिन फिर भी इसे हम परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। और परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी जिस मीडियम की, उस मीडियम में चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कम होता है। एप्सिलॉन की वैल्यू, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी जो वैल्यू होती है वह 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इस तरह से अगर हम इस फॉर्म को के इस फॉर्म को अगर हम कूलम लॉ में कूलम मैथमेटिकल फॉर्म में रखें तो हमें मिलेगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये फार्मूला तब यूज होता है जब जो चार्ज होते हैं वो फ्री स्पेस में रखे होते हैं। ये क्वांटिटी है जो परमिटिविटी वो बताती है कि वो फ्री स्पेस में रखा है या नहीं रखा गया है। मान लीजिए कि उन दो चार्जेस को हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो उस केस में हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, ε0 की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा। इस एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। यहाँ पे क्या आता है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम हमारा है। जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो है, दोनों में एक रिलेशन होता है एप्सिलॉन इक्वल टू ε0 के। देखें ये हमारे पास रिलेशन आता है, ये हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू है। तो जो एप्सिलॉन होता है किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो फ्री स्पेस के परमिटिविटी के टाइम्स होता है, जहाँ के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। नाम से पता चल रहा है कि यह जो है किसी मीडियम की परमिटिविटी को बता रहा है फ्री स्पेस के रिलेशन में। जैसा कि फार्मूला दिख रहा है, दिस इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज रिलेटिव परमिटिविटी एंड इट्स आल्सो डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। इसे हम एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। अगर दो चार्जेस को हम वैक्यूम में रखे हैं, फ्री स्पेस में रखे हैं, तो मान लिया उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में वो F0 लग रहा है। अगर दो चार्जेस Q1 Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो हमारा जो फार्मूला होगा कूलम्ब्स लॉ से वह होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर इन्हीं दो चार्जेस को उसी डिस्टेंस पे रखें, लेकिन उस समय मीडियम चेंज हो जाए, अगर आप कोई दूसरा मीडियम रखें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो उस समय जो हमारा फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। और मान लीजिए उस समय हमारा फोर्स है F है, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर।
अगर दोनों इक्वेशन की बात करें तो हमें मिलता है F इक्वल टू एफ नॉट अपन के। इसका मतलब ये है कि जब मीडियम में हम रख रहे हैं तो जो उसमें जो फोर्स लग रहा है वह के टाइम कम हो जाएगा उस फोर्स से जब हम चार्जेस को उसी डिस्टेंस पर किस फ्री स्पेस में रखते हैं तब। The force is maximum when charges are placed in vacuum and it becomes less in other medium according to the nature of the medium। अब हम डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम दो परमिटिविटी की रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और दो फोर्सेस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पहले हम परमिटिविटी की रेशियो के फॉर्म में इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ what? This is the ratio of absolute electrical permittivity of the medium। ये क्या है? ये है मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और ये क्या है? फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। इन दोनों के रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं मीडियम का। अगर हम फोर्स के टर्म में इसको डिफाइन करें तो यहाँ पे देखें जो एफ नॉट है वो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में जब वो फ्री स्पेस में रखे गए हैं, और ये एफ जो फोर्स है वो तब है जब वही चार्जेस को जो चार्जेस हमारे पहले थे उन्हीं चार्जेस को उसी दूरी पे रखा जाए लेकिन मीडियम में रखा जाए तो ये फोर्स है। और इस तरह से जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है इन फोर्सेस के रेशियो के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस when they are placed in free space and when they are placed in a medium। तो इस तरह से ये दोनों फोर्सेस के रेशियो के टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अभी हमने कूलम्ब्स लॉ से दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड पढ़ा। अब हम देखेंगे कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हमारे पास दो चार्जेस हों तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, प्रत्येक चार्ज दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा। इस तरह से दोनों जो फोर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन वो डायरेक्शन जो होती है उनकी वो अलग अलग होती है। एक्चुअली दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बात करते हैं तो अगर दो चार्जेस हैं उनका नेचर एक जैसा है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा रिपल्सन का फोर्स लगेगा और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर पुश करेंगे। दे पुश इच अदर अवे फ्रॉम इट्स ओन। ये दूसरा जो पॉइंट हमारा कह रहा है कि अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव होगा और इच चार्ज अट्रैक्ट्स अदर टुवर्ड्स इट। उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी। इस तरह से तो फोर्सेस ऑन ईच चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनका नेचर अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, तो इसमें कैसा फोर्स लगेगा? इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। देखिए दो चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरे की तरफ, तो अगर अपोजिट नेचर के दो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों का नेचर एक जैसे, इससे प्लस प्लस चार्जेस हमारे पास हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप कि एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं और ये चार्जेस दूर जा रहे हैं। ये तो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर हम दो नेगेटिव चार्ज भी ले लेते हैं तो भी ऐसे ही हमारे पास सिनेरियो होगा, दो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ऐसा फोर्स लगेगा कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन की बात करेंगे जो हमें वेक्टर फॉर्म पढ़ने में काफ़ी सहायक होगा और हमें एक तरह से उन्हें लर्न भी करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से जब भी हमें वेक्टर फॉर्म लिखना हो हम लिख सकें। तो आइए देखते हैं। मान लिया हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो यहाँ पे एक नोटेशन है F12 वेक्टर। इसका मतलब होता है कि पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण कितना फोर्स है। फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इसी तरह से दूसरा नोटेशन हमारा है F21 वेक्टर।
क्या है, F21 वेक्टर। इसका मतलब है कि सेकेंड चार्ज पर पहले चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है। पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो R1 वेक्टर इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट चार्ज। ऐसे ही R2 वेक्टर दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड चार्ज। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ रही है, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ चार्ज फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू 2। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 को ओरिजिन पर मान लें तो जो R1 माइनस R2 होगा वही हमारा पोजीशन वेक्टर होगा पहले चार्ज का। इसी तरह से हम सेकेंड चार्ज के लिए डिफाइन कर सकते हैं R21 वेक्टर। इसकी जो वैल्यू होगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगी। ये सेकेंड चार्ज का जो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट वेक्टर से हैं, हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा 1 ही होगा, बस ये सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है, या R12 वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसकी डायरेक्शन जो होगी वह चार्ज 2 से 1 की तरफ होगी। इसी तरह से R21 वेक्टर हमारा जो है उसकी डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R21 कैप। ये चार्ज 1 से चार्ज 2 की डायरेक्शन में होगा। अब बात करते हैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा मैग्नीट्यूड है वह बराबर है और दोनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड हैं वो बराबर होंगे और वह जो चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस के बराबर होंगे। इस तरह से हमारे पास जो है ये समझ में आ रहा है कि जो वेक्टर्स है सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग हैं लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी कि उनके बीच जो डिस्टेंस है वो सेम है। कैप की हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं सिर्फ डायरेक्शन को शो करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इस तरह से इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया है। अब फोर्सेस की बात कर लेते हैं, फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स ये क्या है, पहले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, और F21 क्या है, दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले चार्ज पर दूसरे के कारण जितना फोर्स लग रहा है और दूसरे चार्ज पर पहले के कारण जितना फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। तो F12 का मैग्नीट्यूड देख लें, F21 का मैग्नीट्यूड देख लें, दोनों की वैल्यू कितने बराबर है, दोनों की वैल्यू F के बराबर है। अब यहाँ पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं कि कैसे उनको डिमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। यहाँ पे चार्ज हमारा Q1 है, यहाँ Q2 है, ये R1 वेक्टर है जो Q1 का पोजीशन वेक्टर है, R2 Q2 का पोजीशन वेक्टर है। तो जो R21 की डायरेक्शन है वो होगी Q1 से Q2 की तरफ। इसका मतलब होगा कि R21 वेक्टर जो होगा वो होगा R2 वेक्टर, यहाँ पे R2 वेक्टर में लिखा, माइनस R1 वेक्टर। इस नोटेशन को हमें याद रखना चाहिए, ये वेक्टर एक सिंपल वेक्टर अलजेब्रा है। इसी तरह से हम R12 वेक्टर की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन के अपोजिट होगी और यह 1 की डायरेक्शन में होगी, 2 से 1 की डायरेक्शन में ये हमारे पास एक वेक्टर होगा। अगर वेक्टर अलजेब्रा लगाएं यहाँ पर तो R12 जो वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन Q1 की तरफ है, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है तो ये चीजें हमें समझनी होंगी ताकि हम आसानी से इसे लिख पाएं। अगर हम देखें यहाँ पर तो R21 वेक्टर और R12 वेक्टर दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, वो मैग्नीट्यूड जो है वो R के बराबर है।
यानी कि जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में वो उनके बराबर है, लेकिन उनकी डायरेक्शन है वो अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में है। R21 2 की डायरेक्शन में है, R12 1 की डायरेक्शन में है। तो दोनों की डायरेक्शन हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए पहली बात यहाँ से पता चल रही है आपको कि दोनों जो फोर्सेस होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा F12 और F21 का दोनों का सेम होगा। यहाँ पे हमने उसे F माना है। और F की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, उसे हम कूलम्ब्स लॉ से यहाँ निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सर इसके डायरेक्शन के बारे में बात करें तो देखें F12 का जो मतलब है वो है कि पहले चार्ज पर 2 कितना फोर्स लगाएगा। तो हमको पता है कि ये भी जिस नेचर का चार्ज ये है उसी नेचर का चार्ज ये है, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो पहले चार्ज को ये धक्का देगा, ये पुश करेगा, तो F12 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें अगर Q1 के नाते जो Q3 पे जो फोर्स लग रहा है, तो Q1 क्या करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा। यानी कि जो F21 की बात कर रहे हैं, ये सेकेंड चार्ज है। सेकेंड चार्ज पर पहला कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है F21। तो इस तरह से हमें ये यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि F12 की डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में है और F21 की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये पहली हमारे क्लियर हो जा रही है। और क्योंकि दोनों जो चार्जेस हैं, ये जो फोर्स होता है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों केसेस में प्रोडक्ट तो सेम ही रहना है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा। तो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और इस मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यह कूलम्ब्स लॉ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखना सीखेंगे कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा कूलम्ब्स लॉ को। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो है सेकेंड चार्ज पर पहले चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन होगी जो हमारा ये है, ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि पहला चार्ज जो है दूसरे को पुश करेगा, तो राइट डायरेक्शन जो है फोर्स की डायरेक्शन होगी। और जो हमारा ये वेक्टर है R21 वेक्टर, उसकी भी डायरेक्शन वाई है। तो अगर हम इसको लिखें तो उसे हम लिख सकते हैं F12 और ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड है उसका, ये इतना मैग्नीट्यूड है, और उसमें से डायरेक्शन ऐड कर देनी है। तो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाया जो कि R21 की डायरेक्शन है, और ये वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। जहाँ R है तो R जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड है, वो R21 वेक्टर का, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये मैग्नीट्यूड है इसका, तो इसको हम रिप्लेस करके यहाँ लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है हम जानते हैं कि अगर बात करें हम यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर जो होता है, जो आर कैप हमारा है, ये आर कैप, और ये जो होगा वो आर वेक्टर होगा, ठीक है, अपन उसका उसी वेक्टर का जो मॉड होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो R21 कैप होगा उसको जब हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपन मॉड ऑफ दी R21 वेक्टर। फिर इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमारे सामने ये मिल जाएगा। इस तरह से एक जो हमारा जो है, एक तो हमारा एक फॉर्म ये हो गया और दूसरा फॉर्म ये हो गया। इसी फॉर्म को जो R21 वेक्टर उसको हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये तीसरा फॉर्म हो गया हमारे वेक्टर। इस तरह से हमें 3 फॉर्म मिल जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम दूसरे चार्ज पर देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले चार्ज पर दूसरे के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ देखिए F12 वेक्टर हमारे पास आ गया, क्योंकि जो सेकेंड चार्ज है वो फर्स्ट को इसी डायरेक्शन में पुश करेगा, तो जो फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी, लेफ्ट साइड में डायरेक्शन हमारी होगी। F12 तो F12 क्या है, F12 है फर्स्ट चार्ज पे सेकेंड के नाते कितना फोर्स लग रहा है, और ये उसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात हम कूलम्ब्स लॉ से निकाल लेंगे, वो हमारे पास ये हो जाएगी, इतनी हमारे पास है वैल्यू, और 4πε0 Q1 Q2/r², और ये उसमें डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो इसे वेक्टर फॉर्म हो गया।
इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई करें तो आर को हम यहाँ पे R12 जो हमारा वेक्टर है उसका मॉड है, यहाँ भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R12। तो ये R12 वेक्टर हमारा है और उसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया तो किसके बराबर आ जाएगा, वो आर के बराबर आ जाएगा। तो हमने आर के बराबर रख दिया उसको। फिर हमने ये भी देखा कि इस वेक्टर को अगर हमें वेक्टर लिखना है, कोई आर वेक्टर लिखना है जिसने पहले देखा, तो क्या करते हैं उसी वेक्टर को ले लेते हैं। हमने आर वेक्टर ले लिया और उसका मॉड नीचे कर देते हैं, उसे मॉड से डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा कि वो जो है वेक्टर की डायरेक्शन पता चल जाएगा, यानी कि उसके अलॉन्ग इस आर वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर में पता चल जाएगा। तो हमें यूनिट वेक्टर यहाँ पे R12 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम सीधे सीधे ये पार्ट हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपन मॉड ऑफ R12। नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा और ये हमारा वेक्टर यहाँ पे एलोन हो जाएगा। इस तरह से एक हमारा फॉर्म आ गया F12 वेक्टर इक्वल टू हमारा 4πε0 Q1 अपन मॉड ऑफ R12 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे एक R12 वेक्टर लिख देंगे यहाँ पे। और जैसा कि हमें पता है कि R12 वेक्टर को हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इस तरह से थर्ड फॉर्म हो गया इस F12 का। तो दिस इज द थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ये हो गया, सेकेंड फॉर्म ये हो गया और थर्ड फॉर्म ये हो गया। ये वेक्टर फॉर्म हो गया कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो F12 है और F21 है दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम बात करें कि अगर दोनों जो हमारे जो चार्जेस हैं वो अपोजिट नेचर को, एक प्लस चार्ज नेचर का हो एक माइनस नेचर का हो, तो उस समय जो हमारे ये वेक्टर फॉर्म है क्या कुछ चेंज होता है? जहाँ बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है, तो क्योंकि इनके बीच में जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कोलम्बियन फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। आइए से हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो Q1 है, अगर ये F21 क्या है, F21 है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, किसके कारण, 1 के कारण। ये 1 डिनोट कर रहा है किसके कारण, 1 के कारण कितना फोर्स लगा है। तो ये क्या 1 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा। इस तरह से F21 की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन R21 की डायरेक्शन क्या है, R21 इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F21 इक्वल टू होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो R21 की डायरेक्शन है वो F21 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस साइन लिख देंगे, बस हमारा ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अगर इसको हम माइनस साइन हटाना चाहते हैं तो ये हम सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे R12, क्योंकि आप देखें R21 जो वेक्टर है, ठीक है, वह क्या है, इसके अपोजिट है। जो R21 है वो R12 के अपोजिट, दोनों वेक्टर अपोजिट है, तो सीधे सीधे हम जहाँ R21 वहाँ पे R12 लिख देंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन हमारी हट जाएगी। इस तरह से बस सिर्फ डायरेक्शन हमें देखनी है कि डायरेक्शन हमारी क्या है, बाकी सारी चीज़ें वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तभी हम वेक्टर फॉर्म उनका लिख सकते हैं। इसी तरह से हम F12 के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब F12 की बात करते हैं तो F12 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट चार्ज, हमारा फर्स्ट चार्ज है उस पर सेकेंड कितना फोर्स लगा रहा है, तो क्या करेगा, ये हमारा सेकेंड चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको खींच रहा है। इसका मतलब F12 की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। लेकिन R12 की डायरेक्शन क्या होगी, R12 पहले की तरफ से, जैसे पहले था जब दोनों चार्ज एक ही नेचर के थे तभी वैसे ही है, क्योंकि ये प्लेस नहीं बदला है उनका, कोई प्लेस नहीं बदला हुआ कि नेचर बदला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि F12 की डायरेक्शन और R12 की डायरेक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो हमारा फोर्स होगा यह इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब सिर्फ एक माइनस साइन प्लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पर और हमारा एक वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि जो ये हमारा जो R1 वेक्टर है, R12 है, वो नेगेटिव ऑफ R121 है, तो सिर्फ वहाँ पे हम अगर इसको चेंज कर दें, R12 की जगह पे 21 कर दें, तो ये हमारा माइनस साइन भी चला जाएगा। इस तरह से वेक्टर फॉर्म को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो बस हमें फिगर को बना करके उस पर सोचना चाहिए और फिर हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। अब बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशन की। हमें जानते हैं कूलॉम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है उसके बारे में बताता है। हमने इससे वेक्टर फॉर्म के बारे में भी पढ़ा, सीखा कैसे हम लिखते हैं उसको, लेकिन इससे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आज हम इन्हीं लिमिटेशन के बारे में बातें करेंगे। पहला लिमिटेशन ये है, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज जो होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है।
दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा ये उन्हीं के बारे में बताता है। और दूसरी बात ये है कि दोनों चार्ज रेस्ट में होने चाहिए, कि जो रेस्ट पॉइंट चार्ज होते हैं उन्हीं के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये कूलम्ब लॉ बता पाता है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, अगर फोर्स जो है दो चार्जेस कितने फोर्स है वह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तीसरा ये है कि अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई अलग अलग शेप के बॉडीज हैं और उन पर चार्ज है, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होगा कि उन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो जब तक हमें डिस्टेंस नहीं पता होगा हम नहीं बता सकते हैं कि उनके बीच का फोर्स कितना होगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं कूलम्ब लॉ की।